गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था आपका माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स। ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था, जैसे बैच कल्चर क्या होता है, फैट बैच क्या होता है, जैसे पढ़ेंगे इनको भी आगे, कॉन्टिन्यूस कल्चर क्या होता है। ठीक है। तो मेनली तो हमने बैच कल्चर के बारे में डिस्कस किया था कि जिसमें ना एडिशन होता है ना रिमूवल होता है। ठीक है। फैट बैच में सिर्फ एडिशन होता है और कॉन्टिन्यूस के अंदर एडिशन भी होता है और रिमूवल भी होता है। ठीक है। सो अभी तो हमने सिर्फ बैच कल्चर के बारे में डिस्कस किया था। जैसे ये मैंने आपको बेसिकली बैच कल्चर की इक्वेशन बताई थी। जैसे डी एक्स बाई डी टी म्यू एक्स होता है, म्यू आपका क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ठीक है। फिर एक दो फॉर्मूले जो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है। आप लिखो इन फॉर्मूलाज को। जैसे एक तो फॉर्मूला ये वाला लिखो, एल एन ऑफ एक्स टी माइनस एल एन ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू म्यू टी। एल एन ऑफ एक्स टी माइनस एल एन ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू टी। या इसको मैं और भी क्या लिख सकता हूँ, एल एन ऑफ एक्स टी बाई एक्स नॉट इज इक्वल टू म्यू टी। यहाँ पे एक्स टी जो है वो नंबर ऑफ सेल्स हैं आफ्टर टाइम टी, और एक्स नोट क्या हैं आपके जो इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स हैं। ठीक है। और एक इक्वेशन ये भी हमें याद रखनी है, लॉग ऑफ टेन एक्स टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन एक्स नॉट प्लस म्यू टी बाई 2.303। ठीक है। जिन्होंने नहीं लगाई थी क्लास पहले वो एक तो इन इक्वेशंस को लिखें। तो एल एन ऑफ एक्स टी माइनस एल एन ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू म्यू टी, और एक लॉग टेन एक्स टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन एक्स नोट प्लस म्यू टी बाय 2.303। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हमने थोड़ा बहुत, चलो ये तो मैंने आपको लॉग के बारे में बताया था। फिर एक मैंने आपको ये बताया था कि नंबर ऑफ जनरेशन। ठीक है। उसका एक ये फॉर्मूला याद रखना है, 3.32 लॉग ऑफ टेन एक्स बाय एक्स नोट। ठीक है। जैसे इसमें क्या होगा ना, हमें सेल्स दिए होंगे कि इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स इतने हैं, फाइनल नंबर ऑफ सेल्स इतने हैं, तो नंबर ऑफ जनरेशन्स बताओ। नंबर ऑफ जनरेशन वही होता है ना कि जैसे एक जनरेशन में जो सेल है, जैसे जितने इनिशियल नंबर ऑफ सेल थे उसके डबल होंगे, फिर नेक्स्ट में उसके डबल होते जाएंगे। ठीक है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, 3.32 लॉग ऑफ टेन एक्स बाय एक्स नोट या एक्स टी बाय एक्स नोट, एक डबलिंग टाइम का बताया था विच इज 0.693 बाय म्यू मैक्स। ठीक है। एक ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, टी डी इज इक्वल टू 0.693 बाय म्यू मैक्स। वेर म्यू अभी हम डिस्कस करेंगे, मतलब जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट होता है और मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ठीक है। फिर मैंने आपको दो फॉर्मूले और बताए थे, एक मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट क्या होता है और मीन जनरेशन टाइम क्या होता है। ठीक है। तो जो मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है वो होता है एन बाई टी, कि नंबर ऑफ जनरेशन बाय टाइम, और जो जनरेशन टाइम होता है वो क्या होता है आपका टी बाय एन। ठीक है। तो के क्या होता है आपका एन बाई टी, विच इज ए मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट। जैसे एन का फॉर्मूला भी मैंने आपको पीछे बताया, एन निकालने का फॉर्मूला क्या है, 3.32 लॉग ऑफ टेन एक्स बाय एक्स नॉट। तो जैसे हमें मेनली क्वेश्चंस में एन ही निकालना होता है, टाइम हमें दिया होता है। तो अगर मीन ग्रोथ ग्रोथ रेट कांस्टेंट निकालना है तो एन बाई टी है, मीन जनरेशन टाइम निकालना है तो आपका टी बाय एन है। ठीक है। अभी कर्व के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और आपको कराते हैं। जैसे चलो ये एक आपके सामने क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि फॉर एन एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, एन नॉट इनिशियल पॉपुलेशन है, एन टी जो पॉपुलेशन है वो आफ्टर टाइम टी है, तो मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अभी मैंने आपको मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बताया है, के क्या होता है, के का फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने, एन बाई टी। ठीक है। ये तो हमें चलो एक फॉर्मूला पता है। वो कह रहा है कि ये जो मेरे पास चार डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मतलब एन को मैं किस फॉर्म में लिखूं, इनमें से किस फॉर्म में लिखूं कि इनमें से कौन सी जो एक्सप्रेशन है या कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो के को एक्सप्रेस करे। एक लिखा है लॉग एन टी माइनस लॉग एन नोट बाय 0.301 टी, लॉग ऑफ एन टी माइनस लॉग ऑफ एन नोट बाय 0.301, log of nt minus log of n naught by t, and log of nt by 0.301 t।
हम्म, क्या आंसर होगा? हम्म। डी। डी कैसे आ गया? 10 चलाओ, एन का लिखो पहले, एन का फॉर्मूला क्या है? एन का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया अभी? 3.32 लॉग ऑफ, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ ना, जैसे log 10 मतलब उसको मैं लॉग ऑफ एन टी माइनस लॉग ऑफ एन नॉट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि लॉग ऑफ ए बाय बी, जैसे हमने यही यहाँ पर भी यही करा था ना कि लॉग ऑफ ए माइनस बी को मैं लॉग ए बाय लॉग बी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ये तो लॉग का फॉर्मूला होता है। जैसे मैंने लॉग ऑफ एन टी बाय एन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ एन टी माइनस लॉग ऑफ एन नॉट। ठीक है, डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, अब आप ये देखो कि लॉग एन टी माइनस लॉग एन नॉट इस ऑप्शन में और टी भी है। ठीक है, अब जैसे ये कैसे आएगा, अब आपको अगर मैं कहूँ कि नीचे यहाँ पे 0.301 है, अब आप मुझे ये बताओ कि 1 डिवाइडेड बाय 0.301 कितना आता है? 1 डिवाइडेड बाय 0.301 बताओ क्या आएगा? निकाल भाई। 1 डिवाइडेड बाय 0.301 कितना आएगा? 3.32। तो मतलब 3.32 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो क्या आंसर आ गया? कौन सा आंसर आएगा इसका मतलब? तो बस फर्स्ट आंसर है इसका। सिर्फ इसने क्या किया ना, इसने सिर्फ एन को थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिखा, मतलब उसने 3.32 की जगह 1/0.301 लिख दिया बस। ठीक है, अब चलो ये वाले दो क्वेश्चन है, पहले आप इनको ट्राई करो। एक क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि जो डबलिंग टाइम है बैक्टीरियल पॉपुलेशन का, वो 3 आवर्स है। तो आप एवरेज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट बताओ ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, ये आपका आया था गेट 25 के अंदर। और दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है कि पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, वो 10,000 से, तो आप देख सकते हो कि इसमें कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब 10 की पावर 4 to 10 की पावर 8 हो गया 6 आवर्स में। तो जनरेशन टाइम बताओ मिनट्स के अंदर। करो इन दोनों क्वेश्चंस पे। ये आया जैम 25 के अंदर, और पहले वाला आया गेट 25 के अंदर। डबलिंग टाइम हमें दे रखा है, एवरेज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि जो डबलिंग टाइम है वो 3 आवर्स है। तो एवरेज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट बताओ। ठीक है, तो बेसिकली हमें पता है कि जो डबलिंग टाइम का एक फॉर्मूला होता है 0.693/म्यू मैक्स, या म्यू जो भी आपका एवरेज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट होगा ये। तो यहाँ पर हमें डबलिंग टाइम दे रखा है 3 आवर्स। सो 3 = 0.693/म्यू मैक्स, तो यहाँ से म्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.693/3, विच कम्स आउट टू बी 0.231। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स ग्रोस फ्रॉम 10,000 टू, मतलब 10 की पावर 4 to 10 की पावर 8। ठीक है, यहाँ पे 8 ही है ना, 3 3 6 2 8 इन 6 आवर्स। तो जनरेशन टाइम क्या होगा? तो जनरेशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, दैट इज इक्वल टू T/N। ठीक है, टी मुझे यहां पर कितना गिवन है, 6 आवर्स। ठीक है, लेकिन आंसर चलो आप मुझे मिनट्स में निकालना है, या अब यहीं पे कर देते हैं, या तो 6 आवर्स का मतलब कितने मिनट्स हो गए, 360। लेकिन मुझे एन नहीं पता। एन का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, 3.32 log of 10। एक्स टी कितना है यहाँ पर, 10 की पावर 8, एक्स नोट कितना है, 10 की पावर 4।
तो ये ऊपर जाके 4 हो जाएगा। तो एन यहाँ से कितना आ रहा है, 3.32 इंटू 4। एन की वैल्यू यहाँ पे जो नंबर ऑफ जनरेशन है वो कितनी आएगी, 3.32 इंटू 4। ठीक है, तो 3.32 इंटू 4 है कितना आ गया, 13.28। लॉग ऑफ 10 10 की पावर 8 बाई 10 की पावर 4 क्या होगा ये, तो 4 आगे आ जाता है, log 10 1 हो गया। अभी ये बेसिक सा फॉर्मूला नहीं हमें पता, लॉग ऑफ a की पावर b क्या होता है, log 10 10 की पावर 4। तो 4 आगे आ गया, log of 10 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 360 बाय, क्योंकि मुझे मिनट्स में आंसर निकालना है, डिवाइडेड बाय 13.28। तो 360 को मैं 13.28 से डिवाइड करूंगा तो ये आंसर मेरा 27 पॉइंट जैसे 10 मिनट्स आ रहा है। तो 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 8 कितने आवर्स में हुआ है, 6 आवर्स में। तो जनरेशन टाइम कितना आ गया आपका, 360 बाय 13.28, विच कम्स आउट टू बी 27.10 मिनट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, हमने करे किससे रिलेटेड, जो बैच कल्चर की क्वेश्चन से। अब थोड़ा सा हम माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व के बारे में पढ़ते हैं कि माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व क्या होता है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, देखो जब भी आप ये बैच कल्चर की बात करते हैं तो बैच कल्चर में क्या होता है, जैसे पहले लैग फेज होता है, फिर लॉग फेज होता है, फिर स्टेशनरी फेज होता है, फिर डेथ फेज होता है। ठीक है, तो अब जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन म्यू की वैल्यूज पे आया था, जैसे लैग फेज में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इसमें म्यू होता है 0। ठीक है, लॉग फेज के अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं। ठीक है, स्टेशनरी फेज के अंदर भी नंबर ऑफ सेल जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, और डेथ फेज में नंबर ऑफ सेल जो है वो आपके टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, लैग फेज में म्यू होता है 0। लॉग फेज, जिसे हम एक्सपोनेंशियल या ट्रोपोफेज भी बोलते हैं, इसमें म्यू की वैल्यू होती है म्यू मैक्स। ठीक है, स्टेशनरी फेज में भी म्यू 0 होता है, और डेथ फेज में म्यू क्या होता है, लेस देन 0, मतलब ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो लैग फेज में म्यू है 0, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स, स्टेशनरी और ईडियो फेज में भी म्यू 0 होता है, और डेथ फेज में म्यू क्या होता है आपका, 0 से कम होता है। ठीक है, नेगेटिव होता है क्योंकि इसमें सेल्स का नंबर जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, अब ये एक दो नाम आपने याद रखने हैं, जैसे लॉग का नाम एक्सपोनेंशियल या ट्रोपोफेज भी होता है, और लैग का और जो स्टेशनरी फेज का दूसरा नाम क्या है, ईडियो फेज। ठीक है, और इसके अलावा जैसे यहाँ पर मैंने क्या शो कर रखा है, जैसे कई बार ना कुछ एंटीबायोटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। अब एंटीबायोटिक दो टाइप की होती है, एक होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब स्टैटिक क्या करेगी, वो बैक्टीरिया को मारेगी नहीं, बट फर्दर उसका नंबर बढ़ने भी नहीं देगी। ठीक है, तो मतलब जितने बैक्टीरिया हैं उतना ही नंबर मेंटेन रहेगा। लेकिन बैक्टीरियसिडल का मतलब होता है जो बैक्टीरिया की डेथ कराए, जो उसको बैक्टीरिया को मार दे। ठीक है, फिर एक जैसे ये मैंने आपको वैसे ही हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी डिस्कस किया था, जैसे कई बार मीडियम के अंदर दो शुगर है, ग्लूकोस और लैक्टोस। तो पहले बैक्टीरिया ग्लूकोस को यूज करती है, जैसे ही ग्लूकोस खत्म हो गया उसके बाद भी एक लैग फेज आता है, ताकि जब उसको लैक्टोज पे स्विच करना है। ठीक है, तो ये एक तरह से डाइऑक्सी ग्रोथ होती है, मतलब एक लैग फेज होता है दो एक्सपोनेंशियल फेज के बीच में। ठीक है, पहले वो ग्लूकोस को यूज करेगी, जब ग्लूकोज खत्म हो गया फिर बीच में एक और लैग फेज आएगा और फिर वो लैक्टोज पे शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व। और अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले बना लो इसको ना, बनाओ इस कर्व को, कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो नॉर्मल ग्रोथ की ड्यूरिंग बनते हैं,
ठीक है, मतलब वो बनेंगे तभी ग्रोथ होगी। जैसे प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, इथेनॉल हो गया, लैक्टेट हो गया। ठीक है, सो देयर प्रोडक्शन रेट फॉलोज द ग्रोथ कर्व। ठीक है, मतलब जैसे जैसे मे बी ये भी आप कह सकते हो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट बनेगा तभी ग्रोथ होगी। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो नॉर्मल ग्रोथ के ड्यूरिंग नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो कि इनका जो लेवल है, जैसे इनका लेवल इंक्रीज ही कब होता है, जब सेल जैसे स्टेशनरी फेज में होता है। ठीक है ना, सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग नॉर्मल ग्रोथ, देयर प्रोडक्शन यूजली स्टार्ट्स आफ्टर द नॉर्मल ग्रोथ फेज। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में जैसे मान लो एंटीबायोटिक्स आती हैं, या प्लांट कोई पिगमेंट्स बनाता है। जैसे वो देखो ना, पेनिसिलियम पेनिसिलिन बनाता है, तो वो तो इसलिए बना रहा है क्योंकि उसने दूसरे को मारना है। ठीक है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो आपके नॉर्मल ग्रोथ के ड्यूरिंग बनते हैं, बट सेकेंडरी कब बनते हैं आपके, जब आपका नॉर्मल ग्रोथ फेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और यू कैन से कि जो मेरे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो स्टेशनरी फेज या ईडियो फेज में बनते हैं। स्टेशनरी फेज और कौन से फेज में बनते हैं आपके, ईडियो फेज में। स्टेशनरी फेज और ईडियो फेज में। स्टेशनरी फेज और ईडियो फेज में। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है, आप उसको बोल सकते हो वो एक्सपोनेंशियल फेज या ट्रोपोफेज में बनते हैं, बट ये स्टेशनरी और ईडियो फेज में बनते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन्स हैं आपके, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, इथेनॉल लैक्टेट है, वो सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं आपके। ठीक है, अब जैसे इसमें देखते हैं आगे, जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना, जैसे देखो एंजाइम्स, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन, ये प्राइमरी होते हैं। लेकिन जैसे पिगमेंट्स हो गए, जैसे प्लांट्स पिगमेंट्स बनाता है, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन, एल्केलॉइड्स हो गए, एसेंशियल ऑयल्स हो गए, टॉक्सिन्स हो गए जैसे एब्रिन, राइसिन, लैक्टिन्स हो गए, ड्रग्स हो गए, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हो गए। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं आपके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। ठीक है, तो ये आपको, जैसे प्लांट्स में एक टॉपिक होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ना, तो उसमें आप वैसे भी उनकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे एल्केलॉइड्स होते हैं, जैसे एल्केलॉइड्स में उसने क्या एग्जांपल दिया आपको, मॉर्फिन एंड कोडिन। तो माइक्रोब्स भी बनाते हैं, और आपका जो जैसे प्लांट्स होते हैं वो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक विन ब्लास्टिन है, ये भी एल्केलॉइड ही होता है, बट ये इसको हम ड्रग की तरह यूज करते हैं। जैसे विन ब्लास्टिन जो है, ये भी एक एल्केलॉइड होता है। ये हमने सेल बायो में भी पढ़ा था वैसे। ये हमें एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम होता है कैथरैंथस रोजियस। कैथरैंथस रोजियस। और इस ड्रग को हम कहाँ पर यूज करते हैं, जो मतलब क्योंकि ये ड्रग जो होता है ये सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है, तो जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनमें हम इनको यूज करते हैं। इट इनहिबिट सेल डिवीजन। ठीक है ना, तो अगर आपको सेल बाय याद है, उसमें विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन, कॉल्चिसिन, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो असेंबली होते हैं उसको इनहिबिट करते हैं। एक मैंने आपको ड्रग बताया था टैक्सोल, जो माइक्रोट्यूब्यूल की डिसअसेंबली को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है हमसे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है। ठीक है, माइक्रोब्स प्रोड्यूस आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन,
ए मेटाबॉलिक प्रोडक्शन कर्व इज शोन बिलो। ये हमें एक प्रोडक्शन कर्व दे रखा है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू द अबव फिगर। ए स्टेटमेंट क्या है? ए प्राइमरी मेटाबोलाइट हैज ए प्रोडक्शन कर्व दैट लैग्स बिहाइंड द लाइन शोइंग सेल ग्रोथ। ठीक है, कि एक प्राइमरी जो मेटाबोलाइट है उसमें प्रोडक्शन कर्व है जो लैग बिहाइंड करता है लाइन शोइंग सेल ग्रोथ। ए प्राइमरी मेटाबोलाइट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द ट्रोपोफेज इज completed. A secondary metabolite is produced mainly during idiophase, and the curve showing the production of penicillin from mold. तो बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? जैसे पहले ये बताओ, ये मेटाबोलाइट कौन सा प्राइमरी होगा सेकेंडरी होगा? देखो ना, आप देख रहे हो इसका लेवल तो कब इंक्रीज हो रहा है? मेनली जब सेल जैसे मे बी जब वो मेनली स्टेशनरी फेज में एंटर करा है। ठीक है, क्योंकि तभी इसका लेवल ज्यादा है ना। जैसे अब जब वो मान लो ये आपका लॉग फेज है तब भी उसका लेवल मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, तो देखो वैसे पहली स्टेटमेंट तो गलत है ना, कि प्राइमरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन कर्व जो होता है वो लैग बिहाइंड करता है लाइन शोइंग सेल ग्रोथ। देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनेंगे तभी ग्रोथ होगी। बिना प्राइमरी मेटाबोलाइट के तो ग्रोथ नहीं होगी ना। अगर सेल के पास प्रोटीन्स ही नहीं बना पा रहा, न्यूक्लिक एसिड्स नहीं बना पा रहा। ठीक है, और वगैरह की प्राइमरी मेटाबोलाइट इज प्रोड्यूस आफ्टर द ट्रोपोफेज इज कंप्लीटेड। ट्रोपोफेज क्या था हमारा? जो एक्सपोनेंशियल फेज। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट तो उसके बाद थोड़ा बनता है, वो तो उसके साथ साथ बनता है। तो इसमें ए और बी दोनों तो इनकरेक्ट है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज प्रोड्यूस मेनली ड्यूरिंग ईडियोफेज। और ये जो हमें कर्व शो कर रखा है वो हमें पेनिसिलिन का बता रखा है, क्योंकि पेनिसिलिन एक किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट का। तो इसमें और सी और डी क्या होगा आपका करेक्ट? ठीक है, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि जो रैपिडली ग्रोइंग बैक्टीरियल स्पीशीज है सच एज ई कोलाई एग्जिबिटेड टिपिकल फेज ऑफ ग्रोथ साइकिल इन लिक्विड न्यूट्रिएंट ग्रोथ। पहले वही क्या होगा? पहले लैग होगा, फिर लॉग होगा, फिर स्टेशनरी होगा, फिर डेथ फेज होगा। इफ ए बैक्टीरियल कल्चर हैज ए स्टार्टिंग डेंसिटी ऑफ 10⁻³ सेल्स पर ml। ठीक है, और लैग टाइम सिर्फ 10 मिनट का है। मतलब क्या होगा कि पहले 10 मिनट के बाद तो सेल्स का नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद जनरेशन टाइम 10 मिनट का है। मतलब क्या ना कि 10 मिनट के बाद हो जाएंगे 2 × 10⁻³ अगले 10 मिनट के बाद कितने हो जाएंगे? 4 × 10⁻³। तो इसके क्योंकि उसने 30 मिनट्स बाद के बाद पूछा है। पहले 10 मिनट के अंदर तो क्योंकि लैग फेज है तो सेल्स का नंबर नहीं चेंज होगा। अगले 10 मिनट में 2 × 10⁻³ और उसके अगले 10 में 4 × 10⁻³। तो क्या आंसर आएगा? 4 × 10⁻³। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स करेक्टली रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन। अब इथेनॉल हमें पता है वो किस टाइप का मेटाबोलाइट है? प्राइमरी। इथेनॉल किसका एग्जांपल है? प्राइमरी मेटाबोलाइट का। अब प्राइमरी जो मेटाबोलाइट होता है उसका तो मतलब कैसे उसकी प्रोडक्शन होती है? जैसे वो जो आपका ग्रोथ वाला कर्व है उसके साथ ही होता है। ठीक है, जैसे ये तो एक तरह से हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट दिख रहा है। इसमें तो कुछ और ही है कि इथेनॉल कहीं और जा रहे हैं बायोमास, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में बायोमास और इथेनॉल का तो सेम है। बट शुगर भी ऐसे एकदम डिक्रीज नहीं करेगी ना। जो मतलब पहले जैसे लैग फेज होता है उसमें नहीं, फिर एकदम शुगर डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, और शुगर का लेवल कम, क्योंकि मेन जो फर्मेंटेशन होती है। ठीक है, जैसे इथेनॉल कैसे बनता है? जैसे C6H12O6, इसी से क्या बनता है आपका? इथेनॉल बनता है। ठीक है, जैसे ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। जैसे उसने आपसे क्वेश्चन पूछा, मान लो आपके पास 200 ग्राम ग्लूकोस है। कितने ग्राम ग्लूकोस है? 200 ग्राम ग्लूकोस। तो आप बताओ कि थ्योरेटिकली 200 ग्राम ग्लूकोस से कितने ग्राम इथेनॉल बनेगी? थ्योरेटिकली
ठीक है, आपने थ्योरेटिकली बताना है कि अगर आपके पास 200 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोस है तो थ्योरेटिकली उससे कितने ग्राम इथेनॉल बनेगी। मतलब मैंने 200 ग्राम्स दे दिया, वो कुछ भी दे सकता है ना, वो आपको चाहे 50 ग्राम दे दे, 100 ग्राम दे दे। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, पहले ना हमें ग्लूकोज का वेट पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का जो वेट होता है, जैसे C6H12O6 वो होता है 180 ग्राम। ठीक है। और ए ग्लूकोज जो होता है ना, उससे दो इथेनॉल बनते हैं। ठीक है, जैसे हमने फर्मेंटेशन भी पढ़ी है कि ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनते हैं, फिर दो पायरुवेट से दो इथेनॉल। ठीक है। तो 180 ग्राम से, और एक इथेनॉल का जो वेट है वो होता है आपका, जैसे 24 + 5, 29, और 16 1, मतलब 46 होता है। मतलब 180 ग्राम से कितने ग्राम इथेनॉल बनती है, 92 ग्राम। क्योंकि एक ग्लूकोज से दो इथेनॉल बनते हैं। ठीक है, क्योंकि दो तो CO2 निकल जाती है ना, और एक CO2 का वेट होता है 44 ग्राम। तो 88 ग्राम तो CO2 निकल गई। ठीक है। अब मुझे पता है 180 ग्राम से कितनी इथेनॉल बनती है, 92 ग्राम। तो मैं 200 ग्राम से निकाल सकता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, 200 × 92/180। ये मेरा आंसर आ जाएगा, 200 × 92/180। तो ये कितने आ रही है, 102.22 ग्राम। This much ethanol will be produced from the 200 ग्राम of glucose. ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। किसका? हाँ, इसका तो फोर्थ ही आया है, क्योंकि इसमें वही है ना, एकदम शुगर एकदम ऐसे नहीं डिक्रीज होती है। तो शुगर जैसे जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी वैसे उसकी अमाउंट कम होगी। अब देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट फर्मेंटेशंस हैं, जैसे वो आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि एक तो होता है ना कि जैसे हमें कोई प्रोडक्ट को बनाना है। ठीक है, प्रोडक्ट तो चलो मे भी बहुत सारे आपको माइक्रो मिल जाएंगे, बट जब हमें कमर्शियल स्केल की बात होती है, कमर्शियल मतलब जब मुझे किसी चीज को लार्ज स्केल पे बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें क्या दिखा रखा है, जैसे अगर मुझे ग्लूकोस ऑक्सीडेज बनाना है तो उसके लिए हम किससे बनवाते हैं, एस्परजिलस नाइजर एंड पेनिसिलियम से। ठीक है। सेलुलेज बनाना है, इकोलाई, एस्परजिलस नाइजर, ट्राइकोडर्मा विरिडी। ठीक है, ट्राइकोडर्मा विरिडी को हम एक ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी यूज करते हैं। ये फंगस होती है, दिस इज वन ऑफ द एक्सटेंसिवली यूज्ड फंगस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है। अगर मुझे एमाइलेज बनाना है कमर्शियल स्केल पे, एस्परजिलस ओराइजा इज द फंगल सोर्स, बैसिलस सबटिलिस इज द बैक्टीरियल सोर्स। ठीक है। लैक्टेज बनवाना है तो एज फ्रेजिलिस, इनवर्टेज सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, जाइलेनेज ट्राइकोडर्मा। ठीक है। लाइपेज, लाइपेज को हम कहां पर यूज करते हैं, डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर। जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं, जो फॉर्मुलेशंस होते हैं, उसमें लाइपेज होता है।
और ये हमें कमर्शियल स्केल पे किससे मिलता है, एस्परजिलस और आईजे। ठीक है। सिट्रिक एसिड हमें किससे मिलता है, एस्परजिलस नाइजर से। ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे एक है एसीटोन ब्यूटानोल फर्मेंटेशन। ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था जो इथेनॉल वाली फर्मेंटेशन होती है वो भी कैसी होती है, एनारोबिक। ये भी एनारोबिक होती है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम। एसिटिक एसिड बनवाना है तो एसिटोबैक्टर एसिटाई। ग्लूकोनिक एसिड एसिटोबैक्टर पेनिसिलियम। ठीक है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकाई स्ट्रेप्टोकोकस ल्यूकोनोस्ट्रोक मेजेंटिरोइड्स एंड राइजोपस और आईजे। इन सब से हम लैक्टिक एसिड बनवा सकते हैं। ठीक है। जैसे देखो ना, ये कई बार अभी ये जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है। जैसे लैक्टिक एसिड किससे बनवाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, तो वो मैच करने को बोलता है। अब ये जो नेक्स्ट वाली हैं ये सब आपकी एनसीईआरटी की बुक की हैं। ठीक है। जैसे पैक्टिनेज है, ये भी हमें किससे मिलता है, एस्परजिलस नाइजर से। ठीक है। पैक्टिनेज और जो प्रोटीज होते हैं उनको हम जूसिस की क्लैरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज ए क्लोड बस्टर, ये हमें स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। साइक्लोस्पोरिन ए, ये एक तरह से एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। वो पेशेंट्स जिनके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उनको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये एक साइक्लोस्पोरिन ए हमें किससे मिलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ठीक है। अब देखो ये तीन तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही हैं। स्टैटिन्स, स्टैटिन्स जो होते हैं ये हमें ईस्ट से मिलते हैं, मोनास्कस परपूरियस। और ये एक्चुअली उस एंजाइम को इनहिबिट करता है विच इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। स्टैटिन्स जो होते हैं ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है तो वहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है HMG कोई रिडक्टेज। ठीक है। विच कैटालाइज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि जो स्टैटिन्स हैं वो कौन से एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, आपके HMG कोए रिडक्टेज को। ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज हमें स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, और स्टैटिन हमें किससे मिलते हैं, मोनास्कस परपूरियस से। ठीक है। फिर ये देखो ये जो मैंने अभी आपको बताया ना ये कहीं एग्जाम में ही आया हुआ है। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस से हम लैक्टिक एसिड बनवाते हैं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिक एसिड, देखो पहले भी आया था कि जो ब्यूटारिक एसिड या ये जो एसीटोन ब्यूटानोल। ठीक है। तो ये तो क्लोस्ट्रीडियम। सैल्मोनेला से सक्सिनिक एसिड एसिटिक एसिड। एंटेरोबैक्टर से ब्यूटेन डाइओल एंड फॉर्मिक एसिड। बैसिलस पॉलीमिक्सा से 2,3-ब्यूटेन डाइओल। ल्यूकोनोस्टक मेजेंटेरोइड से डेक्स्ट्रान। ठीक है। उससे और हमने क्या बनवाया था आपका, लैक्टिक एसिड भी। ठीक है। मतलब एक ही, ऐसा नहीं है कि एक जो कमर्शियल स्केल पे प्रोडक्ट है उसका एक ही सोर्स है। ठीक है ना। देखो एक होता है कि जब हमें चीज़ों को लार्ज स्केल पे बनाना है तो हम ऑब्वियसली उस माइक्रोब को चूज करेंगे जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके। ठीक है। ऐसे जैसे आपका देख सकते हो कि ब्रेवी बैक्टीरियम ग्लूटामिक एसिड, प्रोपोइनी बैक्टीरियम एंड स्ट्रेप्टोकोकस ओलिवेशियस कोबालामीन। ठीक है। ब्रेवी बैक्टीरियम ब्रेविस से लाइसिन। लिकोनोस्टोक लैक्टोकोकस लैक्टिस से नाइसिन। ग्लूकोनोबैक्टर सब ऑक्सीडेंस सोर्बोस। ठीक है। और पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई, इससे हम क्या बनाते हैं, रॉकीफोर्ट चीज। ठीक है। ये एक तरह से ब्लू चीज होता है। ठीक है। क्योंकि चीज की भी अलग अलग वैरायटी आती है ना। एक जैसे होता है स्विस चीज, अब ये था हमारे, ये भी 12th की बुक में था। इसमें क्या होता है कि चीज में होल्स होते हैं, और वो होल्स कौन कराते हैं, CO2 प्रोड्यूस्ड बाय प्रोपोइनी बैक्टीरियम शर्मेनाई। तो अब ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे ना कि किससे हम क्या बनवाते हैं। ठीक है। क्योंकि ये तो अब स्टैंडर्ड या कुछ माइक्रोब्स के नाम है, मतलब देर में भी ये लॉन्ग लिस्ट ऑफ दीज थिंग, बट कुछ नाम, जैसे कुछ क्वेश्चन आए मैच द फॉलोइंग में आया, या वो आपसे पूछ रहा है कि कमर्शियल स्केल पे हम इस प्रोडक्ट को बनवाना है तो हम किससे बनवाएंगे। ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट जो माइक्रोब्स हैं उनके नाम जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। देखो अब ये है ना, ये सबसे सिंपल, अगर आप बात करो चाहे जब भी हम फर्मेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आपको बैच कल्चर पता हो, बाकी कल्चर तो और भी कॉम्प्लेक्स हैं, बट सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो बैच कल्चर पे आएगा। और ये अभी जो हमने इक्वेशन पढ़ी हैं या जितने भी इक्वेशंस पढ़ी हैं सारी बैच कल्चर की हैं। ठीक है।
और ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते ना। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता, या जैसे मैंने आपको ग्राफ बताया, ठीक है, फिर आपको जैसे कुछ प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो क्या होता है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनकी अलग से क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। वो मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई इमेज हो जिसमें आप थोड़े बहुत सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को याद कर लो। क्योंकि प्लांट्स के अंदर हम मेनली पढ़ते हैं बहुत सारे टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। जैसे ये एक वैसे लिस्ट है, इसको आप याद रख सकते हो। जैसे देखो मैंने आपको एक लिस्ट भेजी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैच कल्चर, ये जो माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स, माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व, और जो एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेशन।